हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस ब्लॉग। तो हम लोग अभी फॉरेन पॉलिसी को देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे गुजर यहाँ से नरसिम्हा राव के टाइम से लेके और गुजराल एच डी देवगौड़ा, ये जो 90s का पीरियड है, 96 तक का जो पीरियड है, इस पीरियड में जिस टाइम इंडिया की पॉलिटिकल एक तरीके से कह सकते हैं कि इनस्टेबिलिटी उसको ही मान के चल सकते हैं, और कोलिशन गवर्नमेंट का टाइम आ गया था। तो उस टाइम हमारी फॉरेन पॉलिसी किस तरह की थी, पॉलिटिकल कोलिशंस कोलिशंस तो उस टाइम हमारी फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से थी, और क्या-क्या हमारे पास चैलेंजेस थे, वर्ल्ड लेवल पर किस तरह का सिनेरियो सामने आया था, उसको देखते हुए हमारी फॉरेन पॉलिसी किस तरह की थी। तो वो चीज़ हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे। तो इट इज़ अनएडिटेड सेशन ऑफ जीएस ब्लॉग। तो आप प्लीज़ इसके साथ बने रहिए, और प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, ये हो गया इंडिया, हो गया उस टाइम। सबसे पहले ये आप मान लीजिए श्रीलंका है। तो श्रीलंका के साथ जो प्रॉब्लम था, वो तो हम राजीव गांधी के टाइम में डिस्कस कर चुके हैं। जो लिट्टे का इश्यूज था, लिट्टे वाला इश्यूज था, जिसमें हम लोग क्या किए थे कि आईपीकेएफ, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को भेजे थे, जब भाई एक स्टेबिलिटी लाएगा। उससे पहले हम देखे थे जिस तरह के राजीव गांधी के टाइम में जाफना को जब ब्लॉकेट कर दिया था श्रीलंका, जिस तरह से जर्मन को ब्लॉकेट कर दिया था, जर्मनी का ब्लॉकेट हो चुका था उसी तरीके से। तो फिर हम लोगों ने क्या किया था, फ्लाइट के थ्रू यहाँ पे सामान भेजे थे, यहाँ के लोगों को मतलब जो बेसिक एम्यूनिटीज होती है उसके लिए खाने पीने का सामान हम भेजे थे। तो इसमें वर्ल्ड में थोड़ी सी इस बात को क्रिटिसाइज हुआ था, जब भाई इंडिया भी इंटरनल इशू में इंटरवीन करता है, जैसे कि यूएसएसआर करता है, जैसे कि यूएसए करता है, वियतनाम भी किया था यूएसएसआर ने, जैसे पूरे ईस्टर्न यूरोप के अंदर किया था। तो इस तरीके से इसको क्रिटिसाइज किया गया था। तो वो ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने आईपीकेएफ भेजा था। तो भाई पीस कीपिंग फोर्स का मेन काम ये था, जो भाई ये देखिए, ये इंडिया हो गया, ये इंडिया का मैप है। तो यहाँ हो गया आपका, ये है श्रीलंका। तो ये वाला पार्ट ये जो है जाफना, तो यहीं पे तो लिट्टे का कंट्रोल था। लिट्टे का कंट्रोल था। तो हम लोग जो यहाँ पे श्रीलंका का गवर्नमेंट था, श्रीलंका गवर्नमेंट पहले जयवर्धने थे। जयवर्धने के टाइम में क्या किया था, तो इसने एक्सटर्नल पार्टी में क्या हो गया, यूएस हो गया, पाकिस्तान हो गया, और इजराइल। इजराइल इस तीनों से ये हेल्प लेता था, और मतलब इसके ऊपर प्रोसिक्यूशन बहुत होता था। जो यहाँ के तमिल थे, माइनॉरिटी थे, तमिल माइनॉरिटी थे, इनके ऊपर प्रोसिक्यूशन बहुत होता था। इनका तो डायरेक्ट डिमांड था, जो भाई तुम यहाँ पे बुद्धिज्म और सिंगली के नाम पे जो तुम स्टेट बना रहे हो, उसमें तमिल को कोई राइट्स नहीं दे रहे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं दे रहे, तो वो हमें राइट्स चाहिए थी। इनका ये डिमांड था। लेकिन ये यहाँ का, ये बुद्धिज्म का स्टेट था, सिंगली का स्टेट था, तो ये इसको राइट्स देना नहीं चाहता था, ठीक, तमिल को। तो उसी पे तो फिर लिट्टे जो था, जिसमें प्रभाकरन जो उसके चीफ थे, वो इसको आर्म्स के थ्रू बोले कि नहीं, हम अपना एक अलग स्टेट ही बना लेंगे, फिर एक अलग देश ही बनाएंगे। तो फिर वो आर्म्स के थ्रू ये काम करना स्टार्ट किए। तो फिर इधर देखिए, जो इंडिया का उस टाइम का सिचुएशन था, उस टाइम में सब इंडिया को चारों तरफ से घेरे हुए था। तो जो फॉरेन पावर थे, तो उसको एक बहुत बड़ा इशू मिल गया, जब भाई इंडिया के साउथ में जाके हम यहाँ पे कुछ कॉन्स्पिरेसी करेंगे, तो इससे इंडिया के साउदर्न साइड में कमज़ोर होगा, क्योंकि इधर तो चीन था, ठीक है, इधर चाइनीज़ था, इधर पाकिस्तान था, ठीक, समझ गए, इधर बांग्लादेश हो गया। अब साउदर्न में कोई इशू था नहीं, तो ये सिंगली वाला इशू स्टार्ट हो गया, ये तमिल वाला इशू स्टार्ट हो गया। तो इधर इन लोगों को चांस मिल गया। तो यूएस, पाकिस्तान, इजराइल, ये सब जो भी थे, इसको हेल्प कर रहे थे, मतलब इंटेलिजेंस के लेवल पे, आर्म्स के लेवल पे, जो भी चाहिए, वो इसको हेल्प कर रहे थे। तो इंडिया को ये इशू को सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी था, ठीक। तो फिर उसने क्या किया, दूसरा चीज़, आप यदि इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स देखोगे, तो यहाँ पे ये हो गया, तमिल हो गया। तो तमिल में क्या होता था कि भाई भाई ये भी तमिल है, ये भी तमिल है। तो इनका जहाँ पे प्रोसिक्यूशन होता था, तो ये लोग यहाँ पे आवाज़ उठाते थे, जो भाई हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो क्यों नहीं इसको श्रीलंका को कहता है कि इस तरह की तुम प्रोसिक्यूशन या एक्सप्लॉइटेशन जो कर रहे हो, जो एक तरीके से एक्सोडस कर रहे हो, उस चीज़ को मत करो, ख़त्म करो। तो ये उठाते थे। तो इनका इशू था। और एक तरह से ये देखोगे, तो इंडिया की एक वल्नरेबल चीज़ ये है कि क्योंकि इनको कुछ भी होता है, थोड़ा ये सेपरेटिज्म की बात करने लगते हैं, जो भाई हम अलग हो जाएंगे, अलग अलग हो जाए आएंगे। उस टाइम में हिंदी वाला इशू स्टार्ट हुआ, तो वो बोले कि हम अलग हो जाएंगे, ठीक। तो एक ये प्रॉब्लम था। तो भाई, तो इसको भी इसका भी जो इशू है वो भी देखना है। फिर तीसरा प्रॉब्लम ये था कि जी यहाँ से जो माइग्रेट होकर यहाँ पे आते थे सारे, तमिल माइग्रेशन यहाँ पे होता था। तो ये सारे इशू था। तो इंडिया को अल्टीमेटली इंटरफेयर तो करना ही था, समझ गए। तो इंडिया ने आईपीकेएफ, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजा। तो भाई, जो हम यहाँ पे पीस कायम करेंगे, पीस इन द सेंस जो लिट्टी की जो एक्टिविटी है उसको भी रोकेंगे। उससे क्या होगा, जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है,
जो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन कर रहा है इन लोगों का वो कम हो जाएगा, तो इंडियन आईपीकेएफ भेजा था, समझ गए। राजीव गांधी के टाइम में 1987 के टाइम में भेजा था, समझ गए। अब देखिए जब राजीव गांधी के बाद यहाँ पे दो सरकार बनता है, एक बीपी सिंह का गवर्नमेंट बनता है, दूसरा उसके बाद चंद्रशेखर का गवर्नमेंट बनता है, ठीक है, चंद्रशेखर का गवर्नमेंट। तो इस टाइम क्या हुआ, बीपी सिंह के गवर्नमेंट में आप देखोगे तो उस टाइम फॉरेन मिनिस्टर थे वो गुजराल थे, आई थिंक गुजराल थे, के गुजराल थे। तो इस टाइम क्या हुआ कि यहाँ का श्रीलंका का जो प्राइम मिनिस्टर था वो प्रेमदासा था, प्रेमदासा था, प्रेमदासा। उसने क्या किया, इनको कन्विंस कर दिया, जब भाई आप आईपीकेएफ को लेके चले जाओ यहाँ से, हम यहाँ पे इशू को सॉर्ट आउट कर लेंगे, इनका जो राइट्स है हम दे देंगे और इशू को सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक। लेकिन तो ये लोग भी मान के चलो भाई ठीक है हम लेके चले आते हैं। तो आईपीकेएफ को वहाँ से लेके चले आए, जो इंडियन फोर्स था जो पीस कीपिंग वाला, उसको लेके चले आए। लेके चले आने के बाद इसने क्या किया, फिर से प्रोसिक्यूशन स्टार्ट किया कर दिया लिटी के ऊपर, जो इनका ईस्टर्न साइड वाला जो ये जाफना वाला जो रीजन था, इस पे प्रोसिक्यूशन फिर स्टार्ट कर दिया। तो श्रीलंका का इशू जो जस का तस उधर बना हुआ था, समझ गए। तो ये हो गया श्रीलंका के साथ। तो इंडिया को इसको सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये जो आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान तो उस टाइम एक तरीके से समझो कि एक ब्लॉक का मेंबर था। कौन से ब्लॉक, जो वेस्ट ब्लॉक का मेंबर था, और वेस्ट इसको हर एक पॉइंट पे इसको सपोर्ट कर, दो तरीके से सपोर्ट कर, डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिलता था इसको, इकोनॉमिक सपोर्ट मिलता था, और डिफेंस के लेवल पर सपोर्ट मिलता था, ठीक। क्यों, इकोनॉमिक और डिफेंस ये दो किसके लिए देता था, तालिबान से फाइट करने के लिए देता था, ठीक है। उसके बाद टीएसएसआर को यहाँ से हटाने के लिए। तो ये एक चीज़ श्रीलंका का इशू आप देख लिए उस टाइम। सेकेंड इशू यदि देखेंगे तो हम पूरे इंटायर फॉरेन पॉलिसी नरसिम्हा राव के टाइम से लेके फिर बीपी सिंह से लेके नरसिम्हा राव, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, उसके बाद आ जाते हैं नरसिम्हा राव आते हैं, उसके बाद आते हैं उसके बाद एच डी देवगौड़ा आते हैं, आई के गुजराल आते हैं। तो इन सब को हम देखेंगे, ठीक। सबके फॉरेन पॉलिसी को इसमें हम देखेंगे, मतलब चार, दो, एक तीन, दो पाँच, पाँच का जो रिजीम रहता है 90 के टाइम से लेकर 1990, 89 बाद से लेकर 96 तक के टाइम का जो पीरियड है वो फॉरेन पॉलिसी देखेंगे, समझ गए। देखिए उसके बाद हम दूसरा देखते हैं, उस टाइम की जो फॉरेन पॉलिसी है वो, ये देखिए, ये हो गया आपका इंडिया का मैप, हमारा भारत हो गया, ये हमारा भारत हो गया। अब देखिए यहाँ पे बांग्लादेश के साथ क्या था कि देखिए बांग्लादेश के साथ कोई ऐसा इशू नहीं था। गुजराल के टाइम में जब ए के गुजराल जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उस टाइम एक चीज़ हुआ था, गुजराल डॉक्ट्रिन लेके आए थे। गुजराल डॉक्ट्रिन, देखिए गुजराल डॉक्ट्रिन का मोटा मोटी ये था, ये कहते थे कि भाई हमें अपने नेबर के साथ जो है ना, उसको रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, नेबर के इस रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने पे वो फोकस दिए थे, नेबर के रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने में फोकस दिए थे, समझ गए। और बोले थे हमें अभी एक्सटर्नल कहीं नहीं जाना है, हमें अभी नेबर के रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, समझ गए। तो ये था। एक इसके साथ यदि देखोगे बांग्लादेश के साथ, तो दो तीन अभी हुआ था। एक वाटर को लेकर, जो गंगा का जो वाटर है उसको लेकर प्रॉब्लम था, जल का, वाटर का डिवीजन, मतलब पानी का भाई कितना इसको दिया जाए उसको। तो इस इशू को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई। एक यहाँ पे महाकाली प्रोजेक्ट नेपाल के साथ हुआ था, महाकाली प्रोजेक्ट। तो यही था। और बांग्लादेश के साथ प्रॉब्लम ये था कि इंडिया के भाई कि यहाँ पे माइग्रेशन होता था, इलीगल माइग्रेशन होता था, ठीक। और ये इलीगल माइग्रेशन से इंडिया की इंटरनल इशू में एक ये चुनौती बन गया था, नॉर्थ ईस्ट में सेपरेटिज्म भी उस टाइम चल रहा था। तो ये भी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती था, यहाँ से इलीगल माइग्रेशन होता था, ठीक। उसके बाद देखोगे बांग्लादेश को, उस टाइम देखोगे तो बांग्लादेश 1971 के बाद से ही बनने के बाद बांग्लादेश के इंडिया के लिए कोई अच्छा वो नहीं रहा। ये हमेशा फोबिया में रहता था, फोबिया में रहता था इन द सेंस कि भाई ये है बिग ब्रदर और हम लोग हैं छोटा, मतलब तो हमारे ऊपर ये इनका हमेशा चलता ही रहेगा। इस फोबिया में ये बांग्लादेश रहता था। तो इसके साथ यही प्रॉब्लम थी। फिर भी बांग्लादेश के साथ कोई मेजर इश्यूज था नहीं। एक पानी को लेकर जो था वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। फिर इनक्लेव जो भी था वो मतलब ठंडे बस्ते में था। तो यही है। यदि आप नेपाल को देखोगे तो नेपाल के साथ ये था कि यहाँ पे एक राजतंत्र था। तो यहाँ कोई सा भी डेमोक्रेटिक मतलब अपराइजिंग स्टार्ट होता था, कोई सा भी डेमोक्रेटिक मूवमेंट होता था, तो तुरंत नेपाल कहता था भाई इट इज़ इंडिया सपोर्टेड है, इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट करे क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे और ये राजसत्ता को हटाना चाहता है। फिर भी कोई रिलेशन यदि देखोगे तो नेपाल ने भी अपने रिलेशन को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की। तो इसने चाइनीज़ के साथ रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश की, ठीक।
दूसरी बात उस टाइम में यदि देखोगे तो एक था इंडिया और नेपाल के बीच में कुछ समझौते भी हुए थे। एक तो जो हुआ था वो कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेके भी हुआ था। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेके जैसे महाकाली पावर प्रोजेक्ट था, इस सब को लेके ये हाँ, हुआ था। तो नेपाल के साथ आप देखोगे तो कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं था, यहाँ पे केवल ये था। तो डेमोक्रेसी का कुछ होता था तो इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाता था, तो ये वाला प्रॉब्लम था नेपाल। समझ गए? तो ये था। अब यदि हम इधर आते हैं नेक्स्ट, पहले हम नेबर का देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे वर्ल्ड में जो इश्यूज थे उस टाइम में, जैसे कि गल्फ में जो इशू हुआ था, जैसे कि मतलब इराक ने जो कुवैत पे अटैक किया था, तो उस टाइम इंडिया का क्या एक्शन था, वो चीज़ देखोगे। फिर उसके बाद जैसे कि हम लोगों ने इजराइल के साथ फिर रिलेशन को 1992 में डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हुआ था, ठीक। तो ये सब चीज़ें, जैसे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, तो फिर इंडिया को किस तरीके से बैलेंस करना था, यूएसए के साथ क्या रिलेशन थे। फिर अदर पावर जो देखोगे वर्ल्ड में, वेस्ट के साथ क्या हुआ, ईस्टर्न यूरोप में क्या हुआ, तो ये सब हम धीरे धीरे देखेंगे। पहले हम बगल में देखते हैं। यदि आप देखोगे इसके साथ तो चाइनीज के साथ देखोगे तो चाइनीज के साथ रिलेशन में मतलब 4-5 मुद्दे थे। एक मुद्दे था कि एक बहुत बड़ा मुद्दा यह था बॉर्डर को डिस्प्यूट को लेकर, बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर। तो ये अभी ठंडे बस्ते में थे, कोई ऐसा था नहीं। चाइनीज करता क्या था ये हमेशा अपना जो मैप निकाल देता था और इंडिया के बहुत सारी जगह को दिखा देता था, ये मेरा पार्ट है, ये चीज था। चाइनीज में देखोगे तो ये प्रॉब्लम था। दूसरा था दलाई लामा को लेकर, दलाई लामा को लेकर था। तो चाइनीज इस चीज को मानता था कि भाई आप दलाई लामा को क्यों अपना शरण दे रखे, ठीक है। और इंडिया को देखोगे तो इंडिया तिब्बत को चाइनीज का इंटरनल पार्ट नेहरू जी के टाइम में ही मान लिए थे, भाई तुम्हारा पार्ट है, ठीक है। अब दलाई लामा को हटाकर पंचन लामा लेके, जो दलाई लामा तिब्बत का जो धर्म गुरु थे, उसको हटाने की बात और उसके जगह पंचन लामा इस तरह का लेने की चाइनीज की बात लेकर आ रहा था। तो इंडिया का कोई उस पर ऐसा कुछ था नहीं, समझ गए। आप ये देखोगे तो इंडिया चाइनीज के साथ रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना ही करने का ही कोशिश करेंगे। उसमें देखोगे तो जो हमारे उस टाइम के नरसिम्हा राव थे, वो भी चाइना गए थे, चाइना गए थे और रिलेशन को बिल्ड करने के, वहाँ का जो मतलब प्रीमियर था वो भी इंडिया आया था रिलेशन को बिल्ड करने के लिए, ठीक। क्योंकि और कोई ऐसा था नहीं, मेन था एक बॉर्डर को लेकर था और ये, समझ गए। दूसरा चीज़ ये देखोगे चाइनीज के टाइम में, हाँ अब हम उसको एक सेपरेट में हम डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियर को लेकर क्या चीज़ था वो देखेंगे। दूसरा चीज़ देखोगे तो चाइनीज, पाकिस्तान और यूएसए, इस तीनों का एक अपना ब्लॉक इधर बन चुका था, चाइनीज, यूएसए एंड पाकिस्तान, ये इसका ब्लॉक बन चुका था। तो इंडिया के साथ ऐसा उस टाइम बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम था नहीं, ये बॉर्डर वाला इशू था। और यदि देखोगे पूरे 1962 के बाद देखोगे तो चाइनीज के साथ देखोगे बहुत अच्छा रिलेशन या ये इस तरीके का नहीं था, एक सस्पिशन वाला रिलेशन था। फिर भी दोनों कंट्री अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे थे। इकोनॉमिक फ्रंट पे देखोगे तो बहुत ज़्यादा कोई इकोनॉमिक टाइप उस टाइम था नहीं, क्योंकि आप देखोगे कि हम जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, हम अपने मार्केट को खोलना 91 के बाद स्टार्ट करते थे। इकोनॉमिक वर्ल्ड में हमारी इकोनॉमिक ट्रेड या टाई अप उतना बहुत ज़्यादा था नहीं, क्योंकि उस टाइम हम अपने आप को क्या चाहते थे, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहते थे। सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत थी, तो टेक्नोलॉजी केवल वेस्ट के पास था और यूरोपियन वेस्ट रशियन इसके पास था, तो जिसके साथ हम रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे थे। और कोई हम एफडीआई उस टाइम, उससे पहले यदि देखोगे तो राजीव गांधी के टाइम से थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ था, लेकिन पूरी तरीके से हम अपने मार्केट को ओपन नहीं किए थे। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द चाइनीज। डेंग का टाइम था, डेंग जियोपिंग का टाइम था, ये चाइनीज के साथ ये इशू थे। हाँ, मेन इशू जो आता है आपका पाकिस्तान के साथ, देखिए ये हो गया इंडिया, ये हो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ यदि आप देखोगे तो पाकिस्तान के एक तो अंदर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हमेशा रहता था, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। देखो जिया उल हक है, जिया उल हक का डेथ हो गया था, प्लेन क्रैश में मारा गया था। उसके बाद आया था बेनजीर भुट्टो, बेनजीर भुट्टो को भी हटा दिया गया, ठीक है। बेनजीर भुट्टो को भी हटा दिया गया था, ठीक है। बेनजीर भुट्टो को हटा देने के बाद कौन आया था, आप देखोगे तो आया था ये नवाज शरीफ आया था, नवाज शरीफ आया था, ठीक, शरीफ आया था। पाकिस्तान यहाँ पे काम क्या कर रहा था, देखिए 3-4 फ्रंट पे पाकिस्तान काम कर रहा था। एक फ्रंट तो ये हो गया इसका, ये खालिस्तान मूवमेंट को आगे बढ़ाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा था, ठीक। हाँ, खालिस्तान मूवमेंट को अभी यदि देखोगे तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद से इसमें थोड़ा सा ठंडापन आया था, लेकिन फिर भी ये बैठा नहीं था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद से
मामला थोड़ा-सा कंट्रोल में आया था लेकिन बैठा नहीं था। तो अभी ये पूरा फ़ोकस किया था कहाँ? इधर जम्मू एंड कश्मीर में। 1996 में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इलेक्शन होने वाला था, तो पाकिस्तान पूरी तरीके से इन्फिल्ट्रेशन के थ्रू वो चाहता था कि भाई इसको इनस्टेबल कर लो, तो टेररिज्म और इसको फैलाना जम्मू एंड कश्मीर के साथ कर चुका था, कर दिया था, कर रहा था उस टाइम। यदि आप इंडिया के इंटरनल पॉलिटिक्स देखोगे तो इंडिया के इंटरनल पॉलिटिक्स कोalition का क्या था, हम आपको बताते हैं ये क्या हुआ था उस टाइम। जो ये था मुफ्ती मोहम्मद सईद, वो था होम मिनिस्टर था, ठीक, होम मिनिस्टर था, और उसकी बेटी रूबिया सईद थी, उसको क्या किया गया था, किडनैप कर लिया था। तो फिर इंडियन उस टाइम इस तरीके के थे जो भाई टेररिस्ट के ऊपर किसी भी तरीके का यहाँ पे एक्शन लेने के बजाय उसने क्या किया था, जो टेररिज्म का जो मांग था ये सब वो था, उस सबको पूरा किया। मतलब पूरी तरीके से एक तरीके से कह सकते हो इंडिया उस टाइम तो कमज़ोर दिख रहा था वर्ल्ड फ्रंट पे, समझ गए। दूसरा चीज़ देखोगे तो हाँ, इंटरनल इशू से हम थोड़ा रिलेट करते हैं फॉरेन पॉलिसी को। एक तो ये दिखा रहा, इंटरनल यदि देखोगे पॉलिटिक्स में देखोगे तो उस टाइम इंडिया के एक थे वाई बी चौहान, वाई बी चौहान थे, होम मिनिस्टर थे। इनके बाद वाले टाइम में हम देखते हैं तो ये नरसिम्हा राव के टाइम में देखते हैं, ये रूबिया सईद तो आपका ये मुफ्ती मोहम्मद सईद तो उस टाइम था, वीपी सिंह के टाइम में था, वीपी सिंह के टाइम की बात की जा रही है, ठीक, वीपी सिंह के टाइम की बात की जा रही है। अब आते हैं वीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर का गवर्नमेंट आया था, चंद्रशेखर के गवर्नमेंट में ही इनका डेथ हुआ था, राजीव गांधी का एसेसिनेशन हुआ था, आई थिंक चंद्रशेखर या वीपी सिंह, आई एम नॉट श्योर, और चंद्रशेखर नहीं हुआ, 21 में 1991 में चंद्रशेखर का ही था। वाई बी चौहान थे, और देखोगे तो उसके इसमें ये जो थे राज्य मंत्री जो थे, हम इंटरनल पॉलिटिक्स को देखते हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स से किस तरह से फॉरेन पॉलिसी में वाई बी चौहान थे। दूसरा देखोगे जो यहाँ पे गृह राज्य मंत्री जो थे वो पायलट थे, राजेश पायलट थे, आई थिंक पायलट थे, पायलट इन अभी जो है ना राजस्थान के, आई थिंक उन्हीं के फादर थे। मेन था कश्मीर का इश्यूज, तो कश्मीर के इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए एक कह सकते हैं जो पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच में एक कह सकते हैं वो एक हठ धार्मिकता जिसको बोलते हैं, जो मतलब अपने तरीके से ही करना, एक कोलैबोरेशन करके मिल बैठ के नहीं, सब क्रेडिट लेने के चक्कर में थे कि भाई हम कर लेंगे तो हमारा क्रेडिट हो जाएगा, हम कर लेंगे हमारा क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे थे कृष्णराव नाम के एक गवर्नर थे, कृष्णराव नाम के गवर्नर थे। ये क्या करते थे, जो कश्मीर के यहाँ पे कोई सा भी इंटेलिजेंस होता था तो वो डायरेक्ट शेयर नहीं करते थे, वहाँ की मतलब दिल्ली में कोई शेयर नहीं करते थे मिनिस्टर से या इनसे कोई शेयर नहीं करते थे, डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को करते थे। तो मतलब एक तरह से कोऑर्डिनेशन की कमी थी, और सब में ये था कि हम बन जाए कि हम बन जाए, हम बन जाए कि बन जाए, ठीक है, हम क्रेडिट लेंगे कि हम क्रेडिट ले जाए। तो ये कश्मीर का इशू उस टाइम ये था, समझ गए। तो आप यदि देखोगे तो इसको हटाओ, हाँ, आप यदि देखोगे तो उसके बाद यदि देखोगे कश्मीर के इशूज में तो एक तो 1996 का इलेक्शन हुआ था, यहाँ पे टेररिज्म कर रहा था, पूरे इसको फंडिंग कर रहा था, ये पाकिस्तान कर रहा था, पूरी तरीके से फंडिंग कर रहा था। अब यदि हम दूसरे इशूज पे आके देखें तो इसका नवाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद नवाज शरीफ ने एक इंडिया के सामने एक प्रस्ताव रखा था कि भाई आप ये हमको दे दीजिए, कश्मीर वाला पार्ट दे दीजिए, और आप जम्मू एंड लद्दाख आप रख लीजिए। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर उस टाइम ये थे, आई थिंक ये कह सकते हो नरसिम्हा राव थे या देवगौड़ा थे, ये थे जो जिन्होंने की पूरी तरीके से इस चीज़ को नकार दिए थे। तीसरा ये चीज़ देखोगे तो उस टाइम पाकिस्तान के साथ जो रिलेशंस में बड़ा फैक्टर ये था कि न्यूक्लियर को लेकर एक बात चल रही थी, न्यूक्लियर को लेकर यदि देखोगे वर्ल्ड में तो न्यूक्लियर आर्म्स का एक तरीके से रेस तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जितने भी न्यूक्लियर कंट्री थे वो चाहता था तो भाई कि एनपीटी तो अब ख़त्म हो गया, एनपीटी ख़त्म हो गया, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो 1968 में आया था। उसके बाद आया था अभी 92 में सीटीबीटी आया था, कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट प्लान ट्रीटी, भाई कहीं भी आप टेस्ट नहीं कर सकते, सीटीबीटी आया था। तो जितने भी सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर था, P5 मेंबर, वो चाहता था तो भाई जो भी कंट्री इस रेस में है जो बना सकता है उसको हम इस पे दस्तखत करवा लें, तो फिर वो बना नहीं पाएगा सीटीबीटी पे। तो इंडिया हमेशा, चाहे सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो या जनरल असेंबली की मीटिंग हो, हमेशा इस सीटीबीटी को
मतलब नकारता रहा या एनपीटी को नकारता रहा। भाई बोला कि यदि होगा तो डीआर्मनाइजेशन होगा या डीन्यूक्लियराइजेशन होगा तो वर्ल्ड में हर एक कंट्री के लिए होना चाहिए, जिसकी जो P5 है उसके पास भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप यदि देखोगे तो 1962 में वार होने के बाद 1964 66 तक के टाइम के बीच में ही चाइनीज़ ने न्यूक्लियर बना लिया था और अपना पड़ोसी था। तो इंडिया के लिए एसेंशियल था कि भाई हमें न्यूक्लियर तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो एक एडवर्सरी कंट्री है चाइनीज़, उसके पास न्यूक्लियर है। तो इंडिया कभी भी इस सीटीबीटी एनपीटी किसी भी तरीके के नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो भाई ये तो वर्ल्ड में पूरी तरीके से जितना कंट्री है सबको ख़त्म करो न्यूक्लियर तभी। तो इसके लिए इंडिया का था क्या फिर ये चीज़। हाँ, एक चीज़ देखोगे तो जब गुजराल के टाइम में क्या हुआ था कि जॉर्ज बुश के साथ मुलाकात हुई थी। जॉर्ज बुश के साथ मुलाकात हुई थी, तो बुश ने क्या किया था इनको, गुजराल को, कि भाई आप इस न्यूक्लियर के सपना को त्याग दीजिए। पाकिस्तान अमेरिकन हमेशा चाहता था जब भाई न्यूक्लियर इधर किसी साउथ एशिया में किसी को नहीं होना चाहिए, न्यूक्लियर के सपना को त्याग दीजिए। तो जो गुजराल थे वो बोले थे ठीक है कि हम टेक्नोलॉजी के लेवल पे तो हम त्याग सकते हैं, लेकिन उससे आगे नहीं। तो मतलब एक तरीके से कह सकते हैं ढुलमुल वाली चीज़ आ गई थी, बिकॉज वी हैव नॉट अ पॉलिटिकल विल एंड नो वी हैव नॉट अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट टू टेक एनी टेक एनी बोल्ड स्टेप अगेंस्ट दिस पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर। समझ गए? तो उस टाइम नहीं था। तो ये चीज़ चल रहा था। इंडिया किसी भी मीटिंग में हो, सिक्योरिटी काउंसिल हो, कोई सा मीटिंग हो, वो बोलता था कि भाई आप डीन्यूक्लियराइजेशन करना चाहते हैं तो सब करो, बट ये इस तरीके से हम नहीं मानेंगे, सीटीबीटी हो या एनपीटी हो। ये तो ये चीज़ चल रहा था। आप देखोगे इसके एवज में क्या किया था, जो यूएस था, यूएस की कांग्रेस ने, सेनेट ने क्या था, हैंगमन करके एक वो आया था। आपको मैं एग्जैक्ट नाम बताने की कोशिश करूँगा कि उसमें ये था कि ये पाकिस्तान को ये आर्म्स देने की बात की गई थी यूएस सेनेट के थ्रू। समझ गए? हैंक ब्राउन अमेंडमेंट, हैंक ब्राउन अमेंडमेंट आया था यूएस सेनेट में। हैंक ब्राउन अमेंडमेंट आया था। इस अमेंडमेंट के थ्रू ये किया गया था भाई पाकिस्तान को आर्म्स देंगे, क्योंकि इंडिया के साथ रिलेशन को बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग करना चाहेगा यूएस। तो भाई सबसे पहले आप पाकिस्तान को जो आर्म्स दे रहे हैं उस आर्म्स को आप बंद कीजिए, उस आर्म्स को बंद कीजिए। लेकिन ये सीनेट ने ये अमेंड किया और ये चीज़ कंटिन्यू रहा। अब देखिए यूएस के साथ रिलेशन उस टाइम इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि आप देखोगे 1991 के बाद जो यूएसएसआर था उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था। तो अब वर्ल्ड जो था यूनिपोलर हो गया था, यूनिपोलर हो गया था। समझ गए? यूनिपोलर हो गया। तो इंडिया को क्या ज़रूरत था उस टाइम? इंडिया के 3-4 चीज़ ज़रूरत था। एक तो भाई हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। और इंडिया स्पेस स्पेस हो गया, डिफेंस हो गया, इसमें चाहता था भाई सेल्फ रिलायंस और धीरे-धीरे प्रोडक्ट बनाना चाहता था। तो इंडिया को ये सब चीज़ चाहिए था। समझ गए? तो स्पेस हो गया, डिफेंस हो गया, इस सब के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए था। इकोनॉमिक रिलेशंस या ट्रेड को भी इंडिया बूस्ट करना चाहता था। समझ गए? ये सब ज़रूरी था। अब देखो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाने के बाद जो यूएसएसआर था वो खुद अपने प्रॉब्लम में फंसा हुआ था ईस्टर्न यूरोप को लेकर। ईस्टर्न यूरोप के अंदर इनस्टेबिलिटी ही थी, क्योंकि सब अभी यूएसएसआर से निकले ही थे। तो अभी ये वाला रीजन जो था ना पूरी तरीके से कह सकते हो जो एक उथल-पुथल वाले सिचुएशन में था यूएसएसआर को लेकर। तो इंडिया को भाई अपने को डाइवर्सिफाई करना था। तो इंडिया ने फिर क्या किया था, यूएस के साथ रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की थी। लेकिन जैसे ही यूएस के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन करने की, तो यूएस से एक चीज़ लेके आ जाता था भाई, क्योंकि वो साउथ एशिया के साथ वो चाहता था कि भाई हमारा कोई ऐसा सपोर्टर रहे। तो पाकिस्तान तो उसका सपोर्टर बन गया था, क्योंकि पाकिस्तान देखोगे तो अफगानिस्तान के फ्रंट पे लड़ रहा था इसके साथ, क्या कह सकते हो, तालिबान को खड़ा किया और उसको हटा दिया, यूएसएसआर को निकाल दिया। तो पाकिस्तान तो उसने हेल्प किया था, तो पाकिस्तान तो उसका बन गया था। अब पाकिस्तान को अपने साथ रखना है तो पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा, उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सेटिस्फाई कैसे होगा? इंडिया को कमज़ोर करके, इंडिया को कमज़ोर करके पाकिस्तान सेटिस्फाई होगा। तो ये इसकी ये बात थी। तो भाई इसके लिए पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो क्या करता था, आर्म्स देता था और इकोनॉमिक हेल्प करता था पाकिस्तान का। ठीक, ये चीज़ है। इंडिया की क्या ज़रूरत है, जब भाई यूएसएसआर अभी टूट गया है तो हमें अपने रिलेशन को डाइवर्सिफाई करना है, हर एक जगह पे रिलेशन को और बोल्ड करना है। तो यूएस के साथ चल रहा था। तो यूएस के साथ क्या होता था कि
कि एक तो वो पाकिस्तान वाला मुद्दा यूएस के लिए एक बहुत बड़ा था इम्पोर्टेंट। दूसरा बात, यूएस ये चाहता था भाई ये न्यूक्लियर कहीं किसी के पास हो ना बने, समझ गए? क्योंकि जैसे ही 1974 में हमने लाफिंग बुद्धा किया था, उसके बाद से पूरे वर्ल्ड में कान खड़े हो गए थे, सब कहते थे भाई इंडिया कुछ कर रहा है अंदर अंदर। तो जो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी का जो तारापुर प्लांट था, इस सब पे बार बार हर एक टाइम पे वो यूएस लगा देता था, तो भाई आपको फ्यूल नहीं देंगे, टेक्नोलॉजी नहीं, इस सब तरीके का करता था। तो उस टाइम फिर हमारे अदर कंट्री यूएसएसआर हो या फ्रांस हो, ये सब हमें हेल्प करता था। लेकिन यूएसएसआर के टूट जाने के बाद से थोड़ा सा यूएस यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया था। तो हमारे देखोगे यूएस के साथ इकोनॉमी रिलेशन तो ठीक थे, अच्छे थे उस टाइम, बन रहे थे इकोनॉमिक फ्रंट पे, हो गया था। क्योंकि यदि देखोगे आप 90s का जो दौर था, 90s के दौर में सिचुएशन ये आ गया था कि जनसंख्या जो कह सकते हैं पॉपुलेशन, क्या हुआ था, एक तरीके से ब्लास्ट हुआ था, पॉपुलेशन ब्लास्ट में हर एक कंट्री का जनसंख्या बढ़ गया था। तो भाई इसको रिसोर्स की ज़रूरत होती थी, तो इस जनसंख्या के लिए रिसोर्स की ज़रूरत होती थी। अब रिसोर्स को टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हम क्या करेंगे, इसको बेटर बनाएंगे, तभी तो इस जनसंख्या को फुलफिल कर पाएगा। तो भाई टेक्नोलॉजी हमारे पास है नहीं, रिसोर्स है भी, तो इस रिसोर्स को एक्सप्लोर करने के लिए और इसको प्रोडक्ट बनाने के लिए तो हमें तो क्या चाहिए, कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए तो हमारे पास तो उतना है नहीं, हमें तो किसी और की हेल्प चाहिए। तो इसीलिए हमें रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग करना था। कैपिटल है किसके पास, तो भाई यूएस के पास है, तो वो हमें स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत थी। दूसरा फ्रंट देखोगे तो 90s का दौर जो था, वहाँ पे आईटी, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रिवोल्यूशन आ चुका था। तो भाई 80 में भी हमको सेल्फ डिपेंडेंसी चाहिए, तो उसके लिए तो हमें वेस्ट का मदद तो चाहिए ही ना। तो इसके साथ हमें स्ट्रॉन्ग बनाने की रिलेशन स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत था ही था। लेकिन वेस्ट के साथ हम रिलेशन जैसे ही स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेंगे, तो वेस्ट और यूएस के लिए पाकिस्तान एक था हर्डल, समझ गए? तो ये पूरा उस टाइम का सिचुएशन था। उसके बाद यदि आप देखोगे, तो यदि आप देखोगे जब आप मिडिल ईस्ट या गल्फ के में देखोगे, मिडिल ईस्ट और गल्फ में, तो नरसिम्हा राव के टाइम में एक चीज़ हुआ था कि इंडिया ने पीएलओ, जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इजराइल, इस दोनों की जो मीडिएट करने की कोशिश की थी, समझ गए? और 1992 में यदि देखोगे तो इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशन इजराइल के साथ बना था। क्योंकि 1991 में देखोगे तो ये यूएसएसआर टूट गया था, और हमें भाई डिफेंस के लिए क्या करना है, अपने रिलेशन को डाइवर्सिफाई करना, क्योंकि डिफेंस डिपेंडेंसी हमारी किस पे थी, यूएसएसआर पे थी। यूएसएसआर टूट गया तो थोड़ा सा ये वीक तो दिख रहा है। अभी ये इसके अपने प्रॉब्लम है, अभी इस अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा, तो हमें इस पे डिपेंडेंट रहने से अच्छा नहीं होगा, हम किसी और को देखें। तो फिर इजराइल के साथ हम रिलेशन को और अच्छा करने की कोशिश की, ठीक। तो एक तरीके से जो इंडियन पॉलिसी में 1990 से पहले जो एक तरीके से अपीजमेंट की जो चल रही थी, इंटरनल डेमोक्रेसी को अपीज करने के लिए हम फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करते थे बहुत हद तक, तो उसको हम छोड़कर इजराइल के साथ भी रिलेशन को बने। एक हम आपको बताए होंगे, मतलब देखे होंगे पिछले वीडियो में, हम ये बताए थे कि 1979 के अंदर मोशे डयान था। मोशे डयान था कहाँ, इजराइल का प्राइम मिनिस्टर था। तो वो इस टाइम थे आपका इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर थे वाजपेयी जी। तो एक गुप्त यात्रा हुआ था, क्योंकि आप देखोगे तो 1970 में कौन जनता पार्टी गवर्नमेंट था, ठीक है, सब राइट विंग गवर्नमेंट। तो ये इजराइल के फ्रंट पे उतना हार्ड नहीं रहते थे जितना कि आप देखोगे कांग्रेस के टाइम में था। तो हम इजराइल के साथ रिलेशन को बनाने की कोशिश की थी, और इसको भाई पीएलओ और इसके बीच में इजराइल मीडिएट करने की कोशिश की थी, ठीक है। फिर भी यदि देखोगे तो 90s में एक चीज़ होता है कि गल्फ वॉर स्टार्ट होता है। गल्फ वॉर स्टार्ट होने में क्या किया, इराक और कुवैत के बीच, ठीक। इराक और कुवैत के बीच देखोगे तो एक चीज़ था कि इराक ने कुवैत पे अटैक कर दिया था, और ये दोनों जो थे वो एनएएम के मेंबर थे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के मेंबर थे। तो ये क्या हुआ था कि आप देखोगे जब आई के गुजराल थे इसके फॉरेन मिनिस्टर, आई के गुजराल फॉरेन मिनिस्टर थे, आप बीपी सिंह के टाइम में देखोगे, तो आई के गुजराल जो फॉरेन मिनिस्टर थे, तो उन्होंने क्या किया था कि ये इराक की यात्रा की थी, इराक गए थे, और जो वहाँ पे फंसे हुए थे भारतीय, उसको निकालने के लिए जॉर्डन के थ्रू वो लेके चले आए, ठीक। और यहाँ का जो सद्दाम हुसैन, उसके साथ एकदम बैठ के फोटो वोटो खिंचवाए। तो इस चीज़ की पब्लिकली बहुत क्रिटिसाइज हुआ था, क्योंकि भाई आप नैम के फाउंडर मेंबर हो, आप या तो कुछ कीजिए, आपका कोई स्टेटमेंट होना चाहिए। तो इंडिया का जो स्टैंड था, कोई वाइटल स्टैंड नहीं था, इंडिया कोई स्टैंड उस टाइम लिया ही नहीं था। एक तरीके से दिख रहा था इंडिया इराक के
वो है सपोर्ट में ही काम कर रहा है। इराक को तो अमेरिकन ने उकसा के लड़वा दिया था कुवैत पे अटैक करने के लिए, ठीक, समझ गए। लेकिन जैसे ही फिर नरसिम्हा राव का टाइम आया था तो नरसिम्हा राव के टाइम में इस बात की खंडन की गई जो भाई नैम का मेंबर है और दोनों को नैम में किसी भी मेंबर के एक दूसरे को ऊपर अटैक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इस चीज़ को इंडिया ने अपना स्टैंड क्लियर किया था कि भाई इराक ने जो कुवैत पर किया है वो गलत किया है। दोनों नैम का नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के मेंबर है, किसी भी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के मेंबर को दूसरे पर अटैक करने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो ये हुआ था आपका गल्फ, ये वाले इसके रीजन में, गल्फ वाले रीजन में ये इशू हुआ था। उसके बाद एक चीज़ देखोगे तो इंडिया के इंटरनल पॉलिटिक्स जो है 1991 या 1991 में हुआ था। बाबरी मस्जिद का क्या हुआ था, बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था, बाबरी मस्जिद को हटा दिया गया था वहाँ से, जो एक मंदिर पे बना हुआ था। तो ये पॉलिटिकल, इंडिया का पॉलिटिकल क्वेश्चंस था, ठीक। तो इसको कोशिश, तो इससे क्या हुआ, पाकिस्तान ने क्या किया, जो पूरे वर्ल्ड में और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर इंडिया को एंटी मुस्लिम और एंटी सेकुलर स्टेट बनाने की कोशिश किया था, एंटी सेकुलर स्टेट बनाने की कोशिश किया था, ठीक, और एंटी सेकुलर स्टेट बनाने की कोशिश किया था। तो इससे जो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर और गल्फ में या फिर फॉरेन कंट्री, क्योंकि सबको तो एक मौका चाहिए। अब पाकिस्तान तो उस टाइम लगाए हुए था इंडिया के ऊपर, तो फिर वेस्ट में देखो तो जितने भी कंट्री थे वो इंडिया को थोड़ा शक से देखने लगे, जो भाई इंडिया किस तरफ जा रहा है, सेकुलरिज्म को खत्म या एंटी मुस्लिम या इस तरीके का था। तो ये एक इंटरनल पॉलिटिक्स था जो कि फॉरेन पॉलिसी पे इसका इफेक्ट पड़ रहा था। और पाकिस्तान तो था ही था, जब भाई किसी भी तरीके से इंडिया में कोई इशू क्रिएट होता हो उसको वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर लेके जाए और इंडिया को दिखाए कि भाई कितनी खराब कंट्री है वो चीज़। तो एक ये चीज़ हुआ था इस टाइम में, समझ गए। तो आप यदि देखोगे कुल मिला के उस टाइम के फॉरेन पॉलिसी, तो ये था। उसके बाद यदि फॉरेन पॉलिसी में हम यदि देखेंगे तो आप देखोगे 90s के टाइम से इंडिया ने फिर अपना रिलेशन को डाइवर्सिफाई जो कह सकते हैं वो करने स्टार्ट किया। तो हम फिर लैटिन अमेरिका, अमेरिकन, साउथ अमेरिकन इस कंट्री के साथ रिलेशन को बनाने की कोशिश की। अफ्रीका के साथ भी रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की थी, ठीक है। और नैम तो था ही, तो नैम में तो हम थे ही, तो नैम के साथ ये जो भी आगे हो रहा था वो करने की कोशिश की रही थी। नैम के अंदर एक G15 का ग्रुप था, समझ गए। तो वो भी जो वर्ल्ड के लिए जो मतलब डिकोलोनाइज कंट्री के लिए जो होना चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उसके लिए काम कर रहे थे। इंडिया उस पर सपोर्ट कर रहा था। तो 90s के टाइम में यही आप फॉरेन पॉलिसी को देख सकते हैं, और कोई बहुत ज़्यादा वाइटल नहीं हुआ था। हाँ, आप यदि देखोगे तो हाँ, एक आपका होता है लुकिस्ट पॉलिसी। लुकिस्ट पॉलिसी आया था इसी नरसिम्हा राव के टाइम में ही आया था। लुकिस्ट पॉलिसी क्यों आया था कि आप यदि देखोगे तो म्यांमार में मेन आंग सान सू की का अपना चल ही रहा था वहाँ पे। जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो ईस्टर्न यूरोप में उथल पुथल मचा हुआ था। तो इंडिया को रिलेशन में अपने अदर कंट्री के साथ भी रिलेशन को तो स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत थी ना। तो इंडिया ने बोला कि भाई हम ईस्टर्न एशिया के साथ, जो आसियान कंट्री है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, जैसे कि लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इधर वाला पार्ट जो मलक्का स्टेट के, ये हो गया मलक्का स्टेट जो इंडोनेशिया की तरफ जाता है, यहाँ पे सिंगापुर, इसके साथ बोला कि भाई हम अपने रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो इंटरनल प्रॉब्लम है, तो इंटरनल इंस्टेबिलिटी है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जो एक इंसर्जेंसी या किसी तरह की सेपरेटिज्म है, तो इसको भी एक तरीके से क्या होगा कि इस पे भी थोड़ी सी लगाम लगेगी और इधर का भी डेवलपमेंट होगा। और हम जो हमारी डिपेंडेंसी एक कुछ कंट्री के ऊपर है उसको भी हम थोड़ा सा दूर करेंगे, और इधर आसियान के साथ भी हमारा रिलेशन स्ट्रांग होगा। क्योंकि जब आसियान बना था तो इंडिया, क्योंकि आसियान देखोगे तो एक तरीके से यूएस द्वारा बनाया गया था। इधर नैम को कंटेन करने के लिए, नैम को, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को कमज़ोर करने के लिए बनाया गया था यूएस के 1967 में देखोगे तो उस टाइम बनाया गया था। तो इंडिया का उस टाइम कोई रिलेशन अच्छा नहीं था आसियान के साथ। 90s में जाके रिलेशन को स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना था, क्योंकि एशिया पैसिफिक में उस टाइम यूएस चाहता था जब भाई एशिया पैसिफिक के अंदर जापान तो है, जापान तो उसके हाथ में था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो जापान के साथ साथ जो भी उधर छोटा छोटा कंट्री है वो इस नैम में न चला जाए, नैम में चला जाएगा तो हमारे साथ रहेगा नहीं, हमारे साथ नहीं। और नैम को जो यूएस और वेस्ट था वो समझता था भाई ये एक यूएसएसआर का ही एक वो है, हथकंडा है नैम को, समझ गए। क्योंकि देखो जो जो भी डिकोलोनाइज कंट्री होगा उसका मतलब
पहला टास्क क्या होगा कि जो भाई हम अपने कंट्री की जनता को, जो गरीबी है, जो भूखमरी है, जो मतलब जो निचले पायदान के जो पॉपुलेशन है, उसको बेटर करना लाइफ को। तो यहाँ पे यदि फ्री मार्केट कैपिटलिज्म को यदि छोड़ देगा, तो वो मार्केट के प्रॉफिट और कैपिटल के प्रॉफिट पे काम करेगा, तो उसको नहीं लेना देना है कि भाई जनता को क्या चाहिए नहीं चाहिए। तो इसीलिए स्टेट स्पॉन्सर्ड इकोनॉमी था, स्टेट था। तो इसीलिए जैसे ही स्टेट स्पॉन्सर्ड इकोनॉमी हो जाएगा, तो उस चीज़ को वेस्ट समझ लेता था, तो भाई ये हो गया कम्युनिज्म, हो गया ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी हो गया, ठीक। लेकिन ये नीड था स्टेट का उस टाइम, क्योंकि हमें अपने जनता को बेटर करने के लिए हमें इस तरीके का पॉलिसी को अडॉप्ट करना था। वैसे आप देखोगे इंडियन इकोनॉमी देखोगे तो उस टाइम मिक्स पॉलिसी को हम किए थे, प्राइवेट सेक्टर को भी उतना ही दिए थे, जो भाई ये तुम्हारी कैपेबिलिटी है तो करो। प्राइवेट सेक्टर के पास उतना कैपिटल नहीं था कि जो भाई बड़ा बड़ा इंडस्ट्री लगाए, तो स्टेट को तो इंटरफेयर करना ही पड़ता ना इंडस्ट्री इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर, समझ गए। तो ये चीज़ था। एमआरटीपी एक्ट आया था नए, इसमें एमआरटीपी को हम फिर खत्म करके सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। एमआरटीपी क्या था, मैक्स भाई कोई सा भी इंडस्ट्री है, प्राइवेट इंडस्ट्री, यदि वो बड़ा होने लगता है तो फिर उस पे हम लगाम लगा देते हैं, जो भाई ये बड़ा और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो ये फिर मार्केट के अंदर कंपटीशन खत्म कर देगा, तो उस पे लगाम लगा दिया जाता है। तो वो एमआरटीपी एक्ट आया था। तो फिर उसको हटा के सीसीआई लेके आए थे, कंपटीशन, आई थिंक 2002 में सीसीआई आया था। तो इस तरह का जो एक्ट था, तो वो इंडिया को दिखाता था, तो भाई इट इज़ ए कम्युनिस्ट कंट्री था। कम्युनिस्ट एंड कम्युनिज्म या सोशलिज्म के नाम पे, सोशलिज्म है और कम्युनिज्म की तरफ झुका झुका हुआ है, तो वेस्ट ये समझता था। तो उसने इसको काउंटर करने के लिए आसियान के साथ आसियान बनाया था, जो भाई इधर नहीं फैले, ठीक। इंडोनेशिया में सरकार को भी चेंज किया था वेस्ट इसी में, क्योंकि इंडोनेशिया क्या था, नेम का मेंबर था, समझ गए। तो इसीलिए आसान के साथ रिलेशन अच्छा नहीं था उस टाइम में, आप देखोगे तो 90s में जाके फिर आसान के साथ रिलेशन को अच्छा करने की कोशिश की गई, जिसमें कि लोकेस्ट पॉलिसी लाया था। उससे क्या होता था, इंडिया भाई अपने रिलेशन भी डाइवर्सिफाई करता, और जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है उसको भी थोड़ा सा डेवलपमेंट इसके थ्रू होगा, जब हम, क्योंकि इधर जब रिलेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, भाई ट्रेड बढ़ेगी, ट्रेड बढ़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना पड़ेगा। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो अपॉर्चुनिटी है उसको फिर मतलब फ्लोरिश किया जाएगा, और फिर उससे होगा। तो यही कुल मिलाकर इंडिया का फॉरेन पॉलिसी को आप उस टाइम देख सकते हैं, 90 से लेके 96 90 आई के गुजराल और एस डी देवगौड़ा के टाइम तक का था। क्योंकि उस टाइम देखोगे तो इंडिया इंटरनल पॉलिटिक्स, इंटरनल गवर्नमेंट जो था तो वो बहुत स्ट्रांग थे नहीं, जो कोलिशन गवर्नमेंट हुआ था। तो कोलिशन गवर्नमेंट में कोई भी गवर्नमेंट अच्छा स्टेप, स्ट्रांग स्टेप नहीं ले सकता है, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर, समझ गए। तो ये चीज़ था। तो अब हम नेक्स्ट में देखेंगे, तो फिर 90 देवगौड़ा के बाद से, और हम पोखरण, पोस्ट पोखरण देखेंगे इंडिया का फॉरेन पॉलिसी क्या। पोस्ट पोखरण इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बदला है, और वर्ल्ड का परसेप्शन भी बदला है, क्योंकि उसके बाद क्या हो गया कि इट्स अ न्यूक्लियर कंट्री। जब कोई कंट्री न्यूक्लियर कंट्री हो जाता है ना, तो फिर उसके अगल बगल चारों वर्ल्ड में उसका एक परसेप्शन अलग बनता है, क्योंकि ताकतवर कंट्री हो गया भाई। कोई भी कंट्री उसके इंटरनल इशू में किसी भी तरीके से मैनिपुलेशन एक हद तक ही करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। कंट्री की सॉवरेनिटी को कभी नहीं उस पर अटैक नहीं कर सकता है। तो आफ्टर पोखरण फॉरेन पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस हुआ, फिर हम नेक्स्ट में देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।